धन्यवाद विनोद जी। और सर्वप्रथम मैं अंशु केडिया जी और उत्तर प्रदेश समाजशास्त्र परिषद और आशुतोष व्यास जी राजस्थान समाजशास्त्र परिषद एवं संदीप चौधरी जी महासोशियोलॉजी, इन सब का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने व्यस्तम समय में अपना समय निकाल करके और ये कार्यशाला का आयोजन किया और उसमें मुझे इस लायक समझा कि मैं आकर के बोल सकूं। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। और दूसरी बात ये है कि हम लोग हमेशा पढ़ा करते थे कि समाजशास्त्र परंताए दुखाए को जानने के लिए है, स्वांताए सुखाए के लिए नहीं है। कुछ लोग समाजशास्त्र के लिए जीते हैं और कुछ समाजशास्त्र पर जीते हैं। तो मुझे लगता है समाजशास्त्र के जीने वालों के लिए अंशु केडिया जी और संदीप जी और व्यास जी जैसे लोग लगे हुए हैं कि नहीं, समाजशास्त्र जो विषय है उसकी प्रतिष्ठा दिनों दिन बढ़े और ये कविता और कहानी बन करके न रह जाए। उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। जैसा कि शोध पत्र लेखन की मूल सामग्री, तथ्य, अवधारणाएं, सिद्धांत एवं संदर्भ, ये एक्चुअली एक छोटा सा विषय है जिस पर हम डिस्कशन करने के लिए आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं, वर्चुअल रूप में ही सही। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कदम है कि विषय को सचमुच हम कितनी गंभीरता से लेते हैं और इसलिए जो हम अपनी बात रखेंगे वो उसी गंभीरता को और गाढ़ा करने के लिए ही रखी जाए। विशेषकर जब हम लोग समाजशास्त्र, भारतीय समाजशास्त्र समीक्षा, जो कि हिंदी में भारतीय समाजशास्त्र परिषद का मुखपत्र है, उसको सभी तक पहुंचाने के लिए, उसमें गुणवत्ताकारी लेखन को लाने के लिए ये हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप सभी जो अकादमिक जन जुड़े हुए हैं इसको उसी प्रकार सीरियसली, गहनता से लेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे अपने अपने एरिया में। साथियों, लेखन, जैसे मैं शुरुआत करता हूं, लेखन एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है और लेखन कहीं न कहीं भावुक प्रक्रिया भी है। आप अक्सर अपने उद्गार जब व्यक्त करने होते हैं तो लिखते हैं। पहले हम लोग पत्र लिखा करते थे अपने माता पिता को, शुरुआत करते थे कि आशा है आप सभी ठीक प्रकार से होंगे, मैं यहाँ कुशल हूं और आपकी कुशलता की कामना करता हूं। यहां से हम लोग शुरू करते थे। फिर बाद में जब हम लोग कक्षा में गए तो सभी लोगों ने निबंध लिखे होंगे। गाय का निबंध तो सभी ने लिखा होगा, गाय का ना लिखा हो तो स्कूल में माँ पर, अपने 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 शहर पर कहीं ना कहीं निबंध जरूर लिखा होगा। तो लिखने की एक प्रक्रिया है और अगर हम अपने उद्गार प्रकट कर सकते हैं तो वो वास्तविकता में बड़े पर्सनल होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, उनमें भावुकता जुड़ी होती है। लेकिन साथियों, अगर लेखन वस्तुनिष्ठ और गुणवत्ता के साथ किया जाए तो यह सामाजिक प्रक्रिया हो जाती है। ये व्यक्तिगत नहीं रहती, ये एक सामाजिक प्रक्रिया हो जाती है या एक सामाजिक गतिविधि हो जाती है। अब आप प्रश्न करेंगे, सर ये अचानक व्यक्तिगत लेखन सामाजिक प्रक्रिया कैसे हो सकता है? तो इसका सीधा उत्तर यह है कि लेख अगर सचमुच वस्तुनिष्ठ है और वह एक वृहत वस्तु को लिए हुए है या विषय वस्तु को लिए हुए है, तो वह लेख जनमानस को प्रभावित कर, सोच को प्रभावित कर, और बहुत सारे लोग परिवर्तन का सूत्र मान लेते हैं छोटी छोटी पुस्तकों को, छोटे छोटे लेखों को। मैं यहाँ पर एक लेख का जिक्र करना चाहूंगा जिसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दूसरी किताब है पाउलो फ्रेरे की पेडागॉजी ऑफ द ओप्रेस्ड।
सभी लोगों ने पढ़ोगी, बहुत छोटी छोटी किताबें हैं। और एक बाउल्स एंड जेंटिस का आर्टिकल फंक्शनलिज्म पर पढ़ा होगा, जो क्रिटिक है, जो है मेल्विन एंड ट्यूमन। छोटे छोटे लेखों ने जो समाजों के अंदर परिवर्तन लाए, यहां तक कि जिसको हम कहते हैं क्रांति कर दी, और क्रांति ने पूरे के पूरे समाज की स्थिति बदल दी। इसलिए आप अपने लेखों को साथियों कभी भी इस तरह मत समझिए कि हम अपने स्वांताय सुखाय के लिए लिख रहे हैं, और क्योंकि हमें एपीआई मिल जाएगा कुछ इसलिए लिख रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने लेख को थोड़ा गंभीरता पूर्वक लिखें। इसके लिए मैं शुरुआत में गंभीरता पूर्वक लेख के 5 बड़े सरल प्रतीक हैं और आवश्यक पद हैं या उच्चारण हैं, 5 बहुत छोटे छोटे, जो सामान्य किसी भी लेख के लिए, ये शोध पत्र की बात नहीं है, कोई भी आप लेख लिखें और किसी भी चीज को आप लिख रहे हो, उसके ये 5 बहुत ही सामान्य कारक होते हैं। पहला जो तत्व उसमें होना चाहिए, लेख स्पष्ट होना चाहिए, क्लियरली रिटन, है ना। लेख स्पष्ट होना चाहिए, इट शुड बी रिटन क्लियरली। सेकंड, दूसरा है, लेख व्यवस्थित होना चाहिए, सुनियोजित होना चाहिए, इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड वेल। थर्ड, लेख प्रेरक होना चाहिए, यानी कि विश्वासप्रद, जो उसमें तथ्य प्रयोग किए गए हैं वो विश्वसनीय होने चाहिए, हम उन पर विश्वास कर सके, कपोल कल्पित कथाओं पर लेख आधारित नहीं होना चाहिए। और चौथा, लेख बहुमूल्य, महत्वपूर्ण होना चाहिए, वैल्यूएबल, जो उसके अंदर प्रयोग की चीज गई है वो कम से कम हमको लगे कि जो है ये मूल्यवान होगा। पांचवा जो है, एक अन्वेषणात्मक तथ्य उसमें जरूर होना चाहिए। अगर हम लेखों में नवीनता नहीं लाएंगे, अगर हम उसमें अन्वेषणात्मक तथ्य नहीं लाएंगे, तो हम रिपीट कर रहे होंगे, ऐसा लगेगा कि हम उसका पुनरावृत्ति कर रहे हैं, और वो लेख छपने लायक तो कम से कम नहीं होगा। लिख तो लिया जाएगा, लेकिन छपने लायक होगा ये आप नहीं। इसलिए साथियों, ये बहुत सारे लेखक ये बताते हैं कि मेरा लेख प्रकाशित नहीं हो रहा है, मैंने आपको लेख भेजा है, आप जो है लिख भेज नहीं रहे हैं, आप छाप नहीं रहे हैं। तो उसके लिए आप समझ लीजिए कि इन 4 या 5 बातों में कहीं ना कहीं एक बात जरूर होगी, या तो आपका लेख स्पष्ट नहीं है, उसमें स्पष्टता नहीं है, या फिर वो व्यवस्थित नहीं है, अर्थात उन लोगों में उन लेखों में जो प्रपोजिशन, जो तर्क प्रस्ताव रखा गया है उनमें तालमेल नहीं है, युग्मों में तालमेल नहीं है, जिसको हम प्रपोजिशन कहते हैं, उनमें वो तालमेल नहीं है, या फिर लेख में प्रयुक्त जो तथ्य हैं वो विश्वास योग्य नहीं है, वो विश्वास जागृत नहीं करा पा रहे हैं, और ना ही उनमें वर्णित तर्क प्रस्ताव प्रपोजिशंस जो हैं वो कोई प्रेरणा देते हो, उनमें कोई नवीनता हो। पांचवा जो है कि उनमें मूल्य, क्या मूल्य हैं, ये साथियों 5 तथ्य लगातार अगर आप कोई भी एक पढ़ेंगे, मैं इसके लिए एक लेख है जो कि बहुत पुराना लेख है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये लेख जो है वो अमेरिकन रिव्यू में या जर्नल ऑफ अमेरिकन सोसाइटी में छपा था, और 2006 का है ये लेख। मैं आप लोगों को बाद में दे दूंगा इसका नाम, इसका तत्व जो टाइटल है वो है ये जो लेखक का बुक रिव्यू, रीडिंग एंड राइटिंग बुक रिव्यू, रीडिंग एंड राइटिंग बुक रिव्यू अक्रॉस द डिसिप्लिन्स। ये एक अच्छा आर्टिकल है, मुझे लगता है कि डाउनलोड किया जा सकता है, अगर नहीं होगा तो मैं अंशु जी को
और संदीप जी को दे दूंगा, व्यास जी को, आप लोग को ये शेयर किया जा सकता है। रीडिंग एंड राइटिंग बुक रिव्यूज अक्रॉस द डिसिप्लिन। ये जो लेखक इसके हैं, जेम्स हार्टली, JAMES, जेम्स हार्टली, HARTLEY, जेम्स हार्टली। दूसरी एक किताब है जो कि पूरी की पूरी किताब है, और वो किताब है राइटिंग लिटरेचर रिव्यूज का, राइटिंग लिटरेचर रिव्यूज, ए गाइड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ द सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेस, ए गाइड टू द सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेस। ये राइटर इसके गैल्वान एंड गैल्वान, GALVAN, GALVAN, गैल्वान एंड गैल्वान, ये हस्बैंड वाइफ की टीम है, इनकी किताब है राइटिंग लिटरेचर रिव्यूज। आई थिंक हम लेखन को अगर थोड़ा सा और भी गंभीरता से लेंगे तो मुझे लगता है कि हम अपने ज्ञान के उत्पादन को हम रख सकते हैं। तो ये जो है, हम अब हम एक दूसरी बात पर आते हैं कि ये जो मैंने 5 बातें बताई, ये एक तरह से किसी भी लेख के लिए एक जर्नल गाइडलाइन है। लेकिन साथियों, एक प्रश्न ज्ञान मीमांसा का जरूर होता है, लेखन की ज्ञान मीमांसा, इपिस्टेमोलॉजी ऑफ राइटिंग। इसके दो पक्ष हैं कि आखिर लेखन के लिए हमारी कल्पनाशीलता कहां से आती है। जो हम लिख रहे हैं, जो बच्चे लिख रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर लिख रहे हैं, उनकी चेतना का सृजन हमको पता है कि उन सबको अपनी PhD लेनी है, और PhD के लिए एक लेख या 2 लेख होना चाहिए। तो लेकिन जो PhD का उन्होंने शीर्षक चुना है, उसकी कल्पनाशीलता भी कहां से आई है, इसके विषय में साथियों हमको जो सैद्धांतिक सोच है, थियोरिटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो आपकी सोच है, जो आपने PhD में टॉपिक लिया है, जो आपने रिसर्च में शीर्षक लिया है, जो आपने विषय लिया है, वो अनायास नहीं आया है, वो शून्यता में नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपकी कल्पनाशीलता आपके जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये समाजशास्त्री C. राइट मिल्स का कथन है कि कल्पनाशीलता, उनकी किताब है जो C. राइट मिल्स है, उनकी किताब है सोशलॉजिकल इमेजिनेशन, और वे मानते हैं कि समाजशास्त्रीय कल्पनाशीलता जो है उसके 3 निर्देशांक हैं, 3 कोऑर्डिनेट हैं। एक है जीवनी, यानी कि आत्मवृत्तांत भी हो सकता है, जीवनी, बायोग्राफी। दूसरा है इतिहास, हिस्ट्री, और तीसरा है इन दोनों की अंतरक्रिया, जीवनी और इतिहास की अंतरक्रिया समाज में। इन तीनों तथ्यों के आधार पर आपकी सामाजिक चेतना का सृजन होता है। आपकी सामाजिक चेतना के सृजन के आधार पर आप ज्ञान का उत्पादन करते। तो मेरे जितने समाजशास्त्री भाई हैं जो जुड़े हुए हैं, बहनें जो जुड़ी हुई हैं, और जो टीचर्स हैं, कुलीग्स हैं जो जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आप एक बार मनन कीजिए, चिंतन कीजिए अपने ऊपर कि आपने जो शीर्षक अपने शोध का चुना था, क्या कहीं आपकी जीवनी से तो नहीं जुड़ा हुआ था, आपके इतिहास से तो नहीं जुड़ा हुआ था। इन दोनों की प्रक्रिया, और मैं अपने छात्रों से कहता हूं, जो महिलाएं हैं वो महिलाओं पर रिसर्च करेंगी, जो ट्राइबल सोसाइटी के लोग आएंगे वो ट्राइबल पर रिसर्च करते हैं, जो दलित समाज के लोग आते हैं वो दलित समाज पर रिसर्च करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव है, ये सैद्धांतिक पर्सपेक्टिव है, ये अनायास नहीं हुआ है, क्योंकि
सामाजिक जो कल्पनाशीलता है वह जीवनी से ओतप्रोत हो। इसी को अगर आप जोड़ लें, बोर्दियू से जोड़ लें, तो बोर्दियू कहता है कि सांस्कृतिक पूंजी एवं सामाजिक पूंजी आपकी कल्पनाशीलता को सृजित करती है। सोशल एंड कल्चरल कैपिटल कॉन्स्टिट्यूट्स योर सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। लुईस कोजर सोशल इकोलॉजी बताता है, सामाजिक परिस्थितिकी, उससे उसमें ज्ञान का उत्पादन होता है। और इसके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल लें, अगर आप सामाजिक परिस्थितिकी का, सोशल इकोलॉजी का अगर एग्जाम्पल लें, तो रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड लिखा इमाइल दरखाइम ने, क्योंकि वो जो था वो पहुंच गया विश्वविद्यालय में, और मैक्स वेबर ने मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस लिखी, लेकिन कार्ल मार्क्स भी पढ़ रहा था विश्वविद्यालय में, वो वर्कर्स के बीच में पहुंच गया और उसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा। तो कहीं ना कहीं आपकी सामाजिक परिस्थितिकी यानी कि सोशल इकोलॉजी आपके ज्ञान को उत्पादन करने में प्रभावित करती है। ये एक बहुत बड़ा मंतव्य है ज्ञान मीमांसा का। जो लेखन की ज्ञान मीमांसा है, उसको आप कम से कम समझ करके, ध्यान में रख करके तब आगे बढ़िए। अब हम आते हैं वास्तविकता में जो ज्ञान मीमांसा है, ऐसे इसकी जो प्रक्रिया है उसकी क्या सच्चाई है। वास्तविकता, और जिसे कहना चाहिए कि हम अगर ज्ञान मीमांसा को परिभाषित करें कि वास्तविकता में ज्ञान मीमांसा है क्या, तो ज्ञान मीमांसा 3 तथ्यों का उद्घाटन करती है। ज्ञान मीमांसा, इसको हम लोग इपिस्टेमोलॉजी इन इंग्लिश, विसे इपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा 3 चीज बताती है। पहली चीज बताती है कौन सी ऐसी सच्चाई है या वास्तविकता है जिसको हम निश्चितता के साथ जान सकते हैं, और कुछ ऐसी सच्चाई होती है जो आस्था पर आधारित होती है, और कुछ जो है वो राय पर यानी कि ओपिनियन पर आधारित। तो हम जब समाजशास्त्रीय लेखन करते हैं तो राय यानी ओपिनियन की ज्ञान मीमांसा पर आधारित ज्ञान का उत्पादन नहीं करते, ना ही हम आस्था पर आधारित ज्ञान का उत्पादन करते हैं। हम जो वास्तविकता में निश्चित सच्चाई है उस पर अपने लेख को लिखते हैं। दूसरी बात, जो जो ज्ञान मीमांसा है, दूसरी बात जो बताती है वो है ज्ञान का स्रोत क्या है, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है। और ज्ञान के 2 स्रोत होते हैं, एक होता है तर्कवाद और दूसरा होता है अनुभववाद। तर्कवाद यानी कि रैशनलिज्म, और दूसरा है अनुभववाद यानी कि इंप्रेसिज्म। तो आप 2 आधार पर ज्ञान का उत्पादन करते हैं। तीसरी बात जो ज्ञान मीमांसा बताती है वो ये है वास्तविकता के लक्षणों में अंतर्निहित विशेषताएं, जो हमने लक्षण चुने हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, और वो जो विशेषताएं हैं वो सामान्य तथ्यों से जो वैज्ञानिक तथ्य है उसको अलग करती हैं। ऐसे लक्षण हम चुनते हैं जो वैज्ञानिक हो, हम सामान्य लक्षण नहीं चुनते, उनको छोड़ देते हैं। वी लीव अनसाइंटिफिक डेटा, और हम लोग साइंटिफिक डेटा को अपना लेते हैं, तब कहीं ज्ञान मीमांसा पूर्ण होती है। तो साथियों, किसी भी ज्ञान परंपरा की जो निहित, अगर उनमें 3 विशेषताएं पाई जाएं, जिसमें वास्तविकता और राय, और जो है जो राय है और आस्था, इसको अलग करने की क्षमता हो, उसके स्रोत हमको सीधे पता हो कि हमने अवलोकन के आधार पर प्राप्त किया है या अन्वेषण के आधार पर प्राप्त किया है या कपोल कल्पित कथाओं के आधार पर प्राप्त किया है, इसको अलग करने की क्षमता हो। और तीसरा, साइंस और जो वैज्ञानिक लक्षण हैं उनको सामान्य लक्षण से अलग, अगर हम इन तीनों को कर ले जाएं तो हमारे लिए
जो तथ्य होंगे उन पर लेख लिखना आसानी हो जाएगी। अब साथियों हम लोग आते हैं शोध पत्र में। जो 6 जो इसकी जो मूल सामग्री है, इसके अंदर जो मूल सामग्री है वो 6 प्रकार की मूल सामग्री का जो है पाया जाना अच्छा माना जाता है। कम भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर किसी शोध पत्र में इस प्रकार के 6 सामग्री पाई जाए तो उसको हम एक पूर्ण शोध लेख पत्र कह सकते हैं। पहला, सर्वप्रथम एक शोध पत्र में शीर्षक शीर्षक होना अनिवार्य होता है, और शीर्षक में प्रयुक्त सामग्री, ये दूसरा लक्षण हुआ। शीर्षक में प्रयुक्त तथ्य होने चाहिए। उसके अंदर ऐसे तथ्य नहीं होने चाहिए जो परिभाषित न किए जा सके। परिभाषित होने वाले तथ्य होने चाहिए। अब तथ्य अवलोकन के माध्यम से भी हो सकते हैं और जो है वो रैशनलिज्म के भी माध्यम से हो सकते हैं। तो उसमें प्रयुक्त तथ्य आपको पता होने चाहिए। ओके। अब तीसरी जो है, तीसरे शोध पत्र में अवधारणाओं का होना भी अनिवार्य है। कॉन्सेप्ट्स का होना भी, जहां तथ्य है वहां पर अवधारणाएं भी होती। अब आप पूछेंगे कि सर अवधारणाएं और तथ्य क्या होते हैं, ये तो परिभाषित किया नहीं आपने, तो परिभाषित करूं क्या? सब लोग तो कैमरा बंद करे बैठे हुए, तो कैसे पता चलेगा? कुछ लोग कैमरा खोले तो पता चले कि हाँ सर बताइए, सर तब मैं कर बताऊं। दीजिए, परिभाषित कर दीजिए, कर हमारे दीजिए। स्टूडेंट्स को सर नीड है। ओके। ओके, तो तथ्य जो है साथियों, तथ्य इसको फैक्ट्स कहा जाता है अंग्रेजी में, फैक्ट्स। तथ्य अवलोकन के माध्यम से एक रूपरेखा, चौखटा प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से हम कुछ मानकों को इकट्ठा करते हैं। ए फैक्ट इज ए event collected on the basis of observation which can be verified. तो विद ये कोई भी चीज जा करके आप अगर एकत्रित कर लेंगे तो वो फैक्ट नहीं कहलाएगा। आप जाएं और कहें कि मैं गया बाजार के अंदर और मैंने जो है आलू और प्याज के दाम इकट्ठा कर लिए, तो मेरे पास जो है दामों के फैक्ट आ गए, तो साथियों ये फैक्ट नहीं। जब तक आप कोई फ्रेमवर्क नहीं पता लगाते कि आज मैं मूल्यों के निर्धारण हेतु, मैं जो है मूल्यों के निर्धारण हेतु तथ्यों का इस बाजार में सब्जियों के लिए मूल्य इकट्ठा करने जा रहा हूं, तो आपने सब्जी को फ्रीज कर दिया, आपने मूल्यों को फ्रीज कर दिया, और एक आपने पता लगाई क्या कि एक मार्केट वहां जाऊंगा, तो आपने जो है एक चौखटा बना दिया, यानी कि चौहद्दी बना दी, फ्रेमवर्क बना दिया। और जब उस फ्रेमवर्क में आप जब डेटा इकट्ठा करेंगे तो वो फैक्ट कहलाए। ओके। तो फैक्ट इज नॉट, जिसे कहना चाहिए वो ऐसा नहीं है कि फैक्ट इज नॉट एक्चुअली, तथ्य जो है वो अनायास ही अनर्गल जो एकत्र किए हुए तथ्य नहीं होते हैं, उनको एक फ्रेमवर्क में इकट्ठा किया जाता। अब तीसरी बात, दूसरी बात मैंने बताई थी कि इसके अंदर, तीसरी बात बता रहा था कि अवधारणाओं का होना अत्यावश्यक है। किसी भी लेख में बिना अवधारणा का लेख नहीं हो सकता। अवधारणा का मतलब क्या हुआ? तथ्यों के
अर्थपूर्ण समन्वय को अवधारणाएं कहते हैं। तथ्यों के अर्थपूर्ण समन्वय को, एक तथ्य दूसरे तथ्य से जुड़ करके जब एक प्रक्रिया को परिभाषित करता है तो वह अवधारणा बन जाता है। सोशल ग्रुप, एक है सोशल और एक है ग्रुप। सोशल ग्रुप एक अवधारणा, यानी कि सामाजिक वर्ग, दो तथ्य मिल गए, सोशल सामाजिक और समूह दो मिल गए और दोनों ने मिलकर के एक अवधारणा बना दी जिसको हम लोगों ने कहा कि सोशल ग्रुप। अब दोनों परिभाषित हैं, लेकिन इन दोनों को ग्रुप सोशल नहीं कह सकते हम लोग, सोशल ग्रुप कहेंगे तभी मीनिंग निकलेगा। तो इसका मतलब अर्थपूर्ण समन्वय है दोनों। ओके, तो इसलिए साथियों ये तीसरा युग्म होना बहुत जरूरी है किसी भी लेख का। जो हम शोध लेख लिख रहे हैं उसके अंदर ये जो तीसरा पड़ाव, चौथा पड़ाव है आप रख सकते हैं, वो है सिद्धांत। यानी कि एक थियोरी, क्या कोई थ्योरी है आपस में? नहीं तो आप क्या करेंगे कि आप अपने मन से एक ललित कला निबंध लिखेंगे जो कि शुरुआत से अंत तक आपके अपनी मन की बात होगी और आपने अपने मन से विभिन्न प्रकार के तथ्यों को जोड़ करके और एक परिचय से लेकर के उपसंहार तक आपने लेख लिख दिया और आप इसको कह रहे हैं कि ये शोध लेख है। ये शोध लेख ऐसा नहीं होगा जब तक उसके अंदर एक परिभाषा न हो और वह शब्द जो आप प्रयोग कर रहे हैं उसका एक कॉन्सेप्ट यानी कि अवधारणा ना हो और उसमें कोई सिद्धांत नहीं हो। चौथी बात जो है साथियों वो है रेफरेंस, अर्थात संदर्भ। बिना संदर्भ के बहुत सारे लेख ऐसे आ रहे हैं कि उनके अंदर कोई संदर्भ है नहीं, और अगर संदर्भ है तो वह अपने टीचर का, जो अपनी टीचर की किताब है उसका कोई लेख अगर लिख दिया तो उसका ही संदर्भ दे दिया, या अपने आसपास के कुछ लोगों का लेख का संदर्भ दे दिया। ऐसे लगता है जैसे कि पूरे भारत में या विश्व में उस विषय वस्तु पर कोई भी शोध हुआ ही ना हो। तो ये जो जो ये स्थानीय संदर्भ हैं, मुझे लगता है कि उनकी जो है अधिकता है, और वास्तविकता में अगर देखा जाए ना किसी थियरी की और ना ही किसी अवधारणा की और ना किसी तथ्य का कोई संदर्भ। तो इसलिए साथियों संदर्भ होना बहुत आवश्यक है। पांचवी चीज जो मैंने देखी कि जो होनी चाहिए या लेखों के अंदर दिखाया जाता है, वो तीन चीजों का समावेश है। जिसको मैं पांचवी चीज कह रहा हूं वो तीन चीजों का समावेश है। कोई भी शोध पत्र शुरू होता है व्हाट इट, यह क्या है, व्हाट इट इज। कोई भी शोध पत्र आप शुरू कर रहे हैं तो उसको सबसे पहले व्हाट इट इज, ये मैंने लिया है रामकृष्ण मुखर्जी से। रामकृष्ण मुखर्जी की किताब का नाम है सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, उससे मैंने ये ग्रह किया है। और वो कहते हैं किसी भी चीज को परिभाषित करने के लिए, किसी भी चीज का विश्लेषण करने के लिए, आकलन करने के लिए यह तीन तथ्य या तीन स्टेप्स, तीन जो है वो जरूरी है। पहला है व्हाट इट इज, यह क्या है। दूसरा यह क्यों है, व्हाई इट इज, यह क्यों है। और तीसरा है यह कैसे है, हाउ इट इज। यह क्या है, यह क्यों है, यह कैसा है। अगर अगर हम इन इन पूरे के पूरे तथ्यों का वर्णन अपने शोध पत्र में शामिल नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा शोध लेख पत्र अधूरा है साथी। सूरज क्या है? सूरज क्या है इसका उत्तर तो मिल गया, सूरज एक पिंड है। सूरज क्यों उगता है?
या कैसे उगता है, इसका उत्तर हम कैसे पाएंगे? जब तक हमें नहीं मिल जाए तब तक हम जो है इस पत्र को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो हमें यह क्या है, या समूह क्या है, समूह क्यों है, और समूह कैसे है, आई थिंक इसका हमें हमें सब लोगों को उत्तर लेना चाहिए। इसके बाद साथियों आप देखेंगे कि अगर ये तीनों का उत्तर मिल गया है तो मुझे लगता है कि आपका लेख पूरा होने चला, पूरा हो रहा है एक तरह से। अब ये 5 चीजें मैंने बताया कि शीर्षक, शीर्षक के साथ साथ तथ्य, तथ्य के साथ अवधारणा, अवधारणा के साथ सिद्धांत, और सिद्धांत के बाद यह लिखा हुआ ओ संदर्भ, संदर्भ, और यह क्या है, व्हाट इट इज। आई थिंक अगर इनका समन्वय आप अपने शोध पत्र में कर रहे हैं तो एक अच्छा शोध पत्र तैयार होना शुरू हो गया है। तो एक मानक शोध जो लेख के लिए आप लिख रहे हैं, जिसको हम आप कह रहे हैं कि नहीं इसको जो है प्रकाशनार्थ हम भेजेंगे। अब प्रकाशनार्थ जब आप भेज रहे हैं, ये आपने तो लेख तैयार कर लिया, लेकिन प्रकाशन के लिए भेजने के लिए कुछ तत्व होते हैं, उनको भी हमें समझना चाहिए। लेख लिखते ही वो प्रकाशित हो जाएगा यह कोई जरूरी नहीं है। प्रकाशनार्थ भी कुछ तथ्य हैं जिनको हमें समझना चाहिए। उसके लिए 4 चीजों का होना बहुत आवश्यक है। अगर हम प्रकाशित करना चाहते हैं या प्रकाशनार्थ कराना चाहते हैं अपने इस लेख को, सुव्यवस्थित लेख को, जिसमें शीर्षक भी हमने बता दिया, इसमें अवधारणाएं, तथ्य, हमने शीर्षक के साथ साथ अवधारणाएं, तथ्य, सिद्धांत और संदर्भ सब लिख दिया है, ये क्या है, व्हाट इट इज, सब कुछ कर दिया है, तब भी ये जरूरी नहीं कि ये प्रकाशित हो जाए। प्रकाशन के लिए जो स्टेप है वो क्या है, वो 4 स्टेप या 5 स्टेप बताने बहुत जरूरी है। पहला, लेख लिखने के पश्चात आपको यह निश्चित करना होगा कि यह लेख की विषय वस्तु क्या है। हमने ये देखा कि हमारे समाजशास्त्र जो समीक्षा है उसमें इकोनॉमिक्स वाले भी लेख भेज रहे हैं, उसमें लॉ वाले भी लेख भेज रहे हैं, उसमें यहाँ तक कि इतिहास वाले भी लेख भेज रहे हैं, तो सभी लोग भेज रहे हैं। लेकिन साथियों, क्या हम जान करके भेज रहे हैं या केवल हम इसलिए भेज रहे हैं कि ये प्रकाशित हो जाए, किसी तरह से अंधे के हाथ बटेर लग जाए और ये प्रकाशित कर देंगे? ऐसा नहीं होगा। आपको अपने विषय का चयन करना होगा कि आपके विषय, आपका विषय कौन है और उस विषय के पाठक वर्ग, दूसरा दूसरा तथ्य है उसका पाठक वर्ग क्या होगा। अगर पाठक वर्ग का निर्णय नहीं ला पा रहे हैं, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी भी जगह भेज सकते हैं, लेकिन वो छपे ये कोई जरूरी नहीं। हाँ, पैसा लेके आजकल बहुत लोग छाप रहे हैं, मैं नहीं बता सकता उसके लिए। वहां छप जाएगा तो आप मुझे झूठा साबित करेंगे, तो उसके लिए कृपया करके मुझे माफ करें। तीसरी चीज है, अगर हम इन दोनों तथ्यों के माध्यम को रखेंगे, पाठक वर्ग एवं विषय, तो हम अपने लेख को उसी शोध पत्रिका में भेजेंगे जिसमें वह आसानी से हमको पता लगेगा कि हाँ भाई ये समाजशास्त्रीय है और ये समाजशास्त्रीय लोग इसको पढ़ेंगे, तो हम इसको भेज दें। अब तीसरी बात है, हमें भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। अब हमने देखा कि हमारे जो पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, या हमारे हमारे समाजशास्त्र समीक्षा में अंग्रेजी वाले भी भेज दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ट्रांसलेशन करके छाप दीजिए। अरे भाई, ट्रांसलेशन हम कैसे कर सकते, मैं कैसे ट्रांसलेशन करके छापूंगा? तो वो भेज दे रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा कि आपको भाषा और आपका विषय वस्तु और आपके पाठक तीनों का क्या होना चाहिए। चौथा जो है, शब्दों की सीमा, शब्दों की सीमा भी हमें पता होनी चाहिए। जैसे हमारे जर्नल में, चाहे वो इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी का सोशलॉजिकल बुलेटिन हो या भारतीय समाजशास्त्र समीक्षा हो, हम लोग बड़ा लेख जो है वह हम लोग 8,000 शब्द का लेते हैं
और अब लोग कह रहे हैं हम 3,000 का शब्द भेज रहे हैं और आप ये छाप दीजिए और ये लेख है हमारा। अब बताइए 8,000 शब्द नहीं, हम 3,000, अरे 7,500 हो जाए या 7,000 हो जाए तब भी हम छाप सकते हैं। लेकिन आप 8,000 शब्द का लेख छपता हो, 3,000 का हम कैसे छाप देंगे? तो हमें शब्दों का ज्ञान और इसके लिए हमें रूपरेखा जरूर पढ़नी चाहिए। तो साथियों, अगर हम इसके बाद जिसे कहना चाहिए कि लेख को अगर हमने लिख लिया है तो एक प्रकार का लेख तो हो गया कि जो हम लोग शोध लेख कहते हैं। लेकिन दूसरी चीज भी आप लोग कर सकते हैं, वो है पुस्तक समीक्षा। पुस्तक समीक्षा भी जो है आप कर सकते हैं। ये भी लेख के रूप में तो नहीं, लेकिन हाँ, पुस्तक समीक्षा भी माने रखती है कि आपका लेख छपा। पुस्तक समीक्षा के लिए साथियों 6 बहुत ही आवश्यक बिंदु हैं जो एक पुस्तक समीक्षा कहलाएगी। अक्सर क्या करते हैं लोग, पुस्तक समीक्षा की जगह पुस्तक सारांश भेज देते। पुस्तक सारांश और पुस्तक समीक्षा में अंतर होता। पुस्तक सारांश का मतलब ये हुआ कि आप पुस्तक में क्या लिखा है ये लिख करके हमको भेज दे रहे हैं। ये पहले 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 इसके अध्याय में ये है, दूसरे अध्याय में ये है, तीसरे अध्याय में ये है, चौथे अध्याय में ये है, और ये पुस्तक जो है बड़ी अच्छी है और हमने ये समीक्षा कर। साथियों, ये पुस्तक समीक्षा नहीं, ये पुस्तक सारांश है। पुस्तक सारांश हम लोग बीए में लिखते थे। हम लोग बीए में पुस्तक सारांश लिखते थे और हमारे टीचर हमारे लिए पढ़ते थे। लेकिन जो पुस्तक समीक्षा का मंतव्य है किसी शोध पत्रिका में, किसी जर्नल में, बुक रिव्यू का मतलब उसको ये नहीं बताना है कि उसमें क्या लिखा है, उसकी गुणवत्ता हमें बतानी है। तो हमें उस पुस्तक का पुस्तक के सारांश से भिन्न रूप में समीक्षा लिखनी होगी। सबसे पहले पुस्तक का एक विवरण, ठीक है, पहली चीज एक पैरा में, एक परिच्छेद में जिसे आप कहते हैं, पुस्तक का पूर्व सिंहावलोकन, ओवरव्यू ऑफ द बुक, पुस्तक के बारे में अगर अच्छी पुस्तक समीक्षा करनी है तो पहला चीज वो होगी कि आप उस एक पैरा में उसका सिंहावलोकन करेंगे, ओवरव्यू करेंगे। दूसरा दूसरा जो तथ्य होगा, जो दूसरा स्टेप होगा, दूसरा कदम होगा, वो होगा दिए गए पुस्तक में दिए गए तर्कों की आलोचना। पुस्तक में दिए गए तर्कों की आलोचना। तर्क वास्तविक हैं, यह पुस्तक तर्क पर आधारित है या कपोल कल्पित कथाओं पर आधारित है, ये हमको देखना पड़ेगा। तीसरा, पुस्तक में दिए गए आंकड़ों का शोध, उसके आधार प्राथमिक है या द्वितीयक है, वह प्रत्यक्षवादी है, पॉजिटिविस्ट दिखाई पड़ रहा, या सापेक्षवादी है, किस पद्धति शास्त्र पर आधारित है। अगर पुस्तक समीक्षा आप कर रहे, अगर उसके अंदर बहुत सारे आंकड़े हैं तो वो पता लग जाएगा कि ये तो क्वांटिटेटिव है। अगर उसके अंदर नरेटिव दिया गया है तो क्वालिटेटिव है, अपने आप पता चल जाएगा। चौथा, पुस्तक की विश्वसनीयता का मूल्यांकन। पुस्तक सचमुच वास्तविकता में मूल्य संदर्भित है या नहीं है। अगर उसका मूल्यांकन विश्वसनीयता के आधार पर नहीं करेंगे तो फिर पुस्तक समीक्षा नहीं हुई सर, फिर तो दोस्ती निभाना हो गया और अब दोस्ती नहीं निभा रहे। पांचवा जो है, उस क्षेत्र में जो पुस्तक आप जिसका परीक्षण कर रहे हैं उस क्षेत्र में पहले से
मौजूद अन्य पुस्तकों से जो समीक्षात्मक पुस्तक आप देख रहे हैं, उस पुस्तकों में उसकी क्या स्थिति होगी? समीक्षा समीक्षा आप कर रहे हैं तो उसकी समीक्षा क्या होगी? इसके लिए इसके लिए केवल आपको एक पुस्तक नहीं पढ़नी पड़ेगी। मैं आपका थोड़ा काम बढ़ाना चाहता हूं। अगर आप एक पुस्तक का रिव्यू करने जा रहे हैं, समीक्षा करने जा रहे हैं, तो उस तथ्य के आधार पर पहले से उस क्षेत्र में मौजूद जो दूसरी पुस्तक है उनका भी थोड़ा अवलोकन कर लीजिए। उनको देख लीजिए आप कि क्या इस क्षेत्र में दूसरी पुस्तकें भी हैं। अगर हैं तो यह पुस्तक कैसे अलग होती है। अगर आपने ये लिख दिया तो मैं कह रहा हूं कि कौन ऐसा संपादक है जो उसको नहीं छापेगा। वो हार करके छापेगा कि हाँ, वास्तविकता में इस व्यक्ति ने मेहनत करी है और 2 किताबें और भी पढ़ी हैं, इसलिए भाई ये पुस्तक समीक्षा तो छपनी चाहिए। लेकिन आपने अगर ललित कथा निबंध लिख दिया है पुस्तक पर और लिख दिया वाह वाह बड़ी अच्छी किताब है और इसमें तो सब कुछ है, भारत भी है, इसमें विश्व भी है और इसके अंदर करुणा भी है, सब कुछ भरा हुआ है और ये किताब बहुत अच्छी, बस खत्म, तो मुझे नहीं लगता है कि वो छपेगी। छठा, इच्छित पाठकों के लिए पुस्तक की उपयोगिता का आकलन। जिन पाठकों के लिए किताब लिखी गई है, क्या उनके लिए उपयोगी होगी? अगर आप देखें तो क्या पुस्तक उपयोगी होगी? ये थोड़ा सा जरूरी है कि हम लोग देखें। और अगर आप इन 6 तथ्यों को अपनी पुस्तक समीक्षा में शामिल करते हैं, यानी कि पहला कि उसका सारांश एक पैरा में, केवल एक पैरा में पूरी किताब का सारांश लिखें। दूसरा, पुस्तक में दिए गए तर्कों की आलोचना करें। तीसरा, उसके आंकड़ों का आकलन करें कि उसका आधार क्या है। चौथा, उसकी विश्वसनीयता का मूल्यांकन करें पुस्तक की। पांचवा, जो अन्य पुस्तक हैं उस क्षेत्र में अन्य पुस्तक हैं, अगर उनको भी हम देख करके उसका पता लगाएं। और लास्ट में वो जो इच्छित पाठक हैं वह पुस्तिका उनके लिए किस तरह उपयोगी होती है। अगर हम यह 6 बातों का ध्यान रख करके, एक आध कम भी हो सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 6 के 6 भी हो, एक आध भी अगर इधर उधर हो जाए तो भी मुझे लगता है कि किताब जो पर ये है ये छपने लायक बन जाए। इसलिए साथियों, आप अगर सचमुच शोध पत्र, शोध सामग्री छापना चाहते हैं, प्रकाशित करवाना चाहते हैं, तो ये जो कुछ तथ्य मैंने बनाए ये पूर्ण नहीं हो सकते, बहुत सारे और भी हो सकते हैं, लेकिन मेरी जो अल्प समझ